नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं सौरभ अग्निहोत्री, आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया था, तो जिसके अंतर्गत हमने आपको प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। तो जो मौर्य काल था वो विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश का क्या संबंध था उसके बारे में हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश भी उसमें सम्मिलित था कहीं न कहीं। तो जो राजा रुद्रदामन थे, तो रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गुजरात, जो सौराष्ट्र में चंद्रपुर का गवर्नर प्रांतपति पुरुगुप्त शासन करता था। चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा व अवंती में शामिल थे। क्या कहा? चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा व अवंती भी शामिल थे। ठीक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्ष तक अवंती का प्रांतपाल या फिर यहाँ का गवर्नर था। तो ये भी आपको याद रखना है कि अशोक कहाँ का गवर्नर था बिंदुसार के शासनकाल में। तो बताना है कि अशोक अवंती का प्रांतपाल था। 11 वर्ष तक उसने उज्जैनों को अपनी राजधानी बनाया था। मध्य प्रदेश के गुर्जना एवं रूपनाथ लघु शिलालेख से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि गुर्जरा जो है वो दतिया और रूपनाथ अभिलेख जो जबलपुर के पास है, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा एवं रूपनाथ लघु शिलालेख से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है तथा गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रिय प्रियदर्शन उल्लेखित है। बहुत बार पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक का नाम लिखा मिला है। तो अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रिय प्रियदर्शन मिला है गुर्जरा लघु शिलालेख में। वहीं महावंश के प्रमाण के अनुसार विदिशा या बेशनगर में अशोक की भेंट एक शक वंश के व्यवसायी की पुत्री देवी या कुमार देवी से हुई, जिससे उन्होंने विवाह कर लिया था। वहीं गुप्त काल तक सांची का नाम काकनाद वाट था। यहाँ से अशोक का संघवेद अभिलेख मिला है। कहाँ से? सांची के काकनाद वाट जिसको कहते हैं, यहाँ से संघवेद अभिलेख मिला है, जिसमें उसने संघवेद को रोकने के लिए राजाज्ञा प्रदान की थी। संघवेद को रोकने के लिए राजाज्ञा जो प्रदान की थी अशोक ने, वो कहाँ मिला है? तो संघवेद अभिलेख जो है सांची से मिला है। अब कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो मौर्यकालीन स्मारक थे वो कौन कौन से थे। तो मध्य प्रदेश से संबंधित है मौर्यकालीन जो स्मारक हैं वो कौन कौन से थे, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे आपका सांची का स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित है। क्वेश्चन पूछा जाता है किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। और 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की है। बहुत बार पूछा गया है कि सांची स्तूप की खोज किसने की है, तो बताना है जनरल टेलर ने 1818 में की है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कब करवाया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और कैसे निर्मित है? तो ये ईंटों से निर्मित है। ठीक है। फिर जो तुमैन का स्तूप है, तुमैन जिला जिस गुना में है वह, तो तुमैन विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर 3 मौर्यकालिक बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए थे। क्या किए गए थे? 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए थे। वहीं उज्जैन का बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक द्वारा जो अपनी पत्नी कुमार देवी
जो हमने बताया विदिशा के व्यापारी की बेटी थी, कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी यानी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। वहीं कसरावत के जो स्तूप हैं, कसरावत जिला खरगोन में स्थित है। यहाँ इतवर्डी नामक टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो हो सकता है इतवर्डी क्यों फेमस है, तो मौर्यकालीन स्तूप के लिए फेमस है। वहीं रीवा जिले में देउर कोठार है, यहाँ से भी बौद्ध स्तूप मौर्यकालीन जो थे वो प्राप्त हुए हैं। वहीं पन गुड़ारिया का स्तूप जो कि सीहोर में है, वो भी मौर्यकालीन प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप प्राप्त हुआ है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछे जाएगा कि कसरावत कहाँ स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है, देउर कोठार कहाँ स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तुमैन कई बार पूछा जा चुका है। फिर उसके अलावा कानीपुरा या वैश्य टेकरी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे आगे भी, तो इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मौर्य वंश के बाद मध्य प्रदेश संबंधित जो शुंग वंश है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो शुंग वंश जो है, मौर्य वंश के पतन के जो पश्चात मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार रहा है। कालिदास की जो पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र और उनके पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करते थे। शुंग वंश के वंशज उज्जैन से संबंधित थे। ये एमपीपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। शुंग वंश के जो वंशज थे किस जिले से संबंधित थे, तो वो उज्जैन से संबंधित थे। और शुंग वंश के 8वें शासक भागवत काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में ग्रीक जो राजा थे एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था और उसने यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और इसमें जंग नहीं लगी है, तब का बना हुआ है, आज भी है। अब विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर सतना से 14 किलोमीटर दूर स्थित उचेहरा के भरहुत बौद्ध स्तूप का निर्माण भी शुंग काल में करवाया गया था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है और करवाया गया था। अशोक द्वारा निर्मित कराए गए सांची के स्तूप में चार दीवारी और प्रवेश द्वार शुंग काल द्वारा निर्मित कराए गए। कहा यह भी जाता है कि जो सांची का बौद्ध स्तूप है उसमें एक ही चबूतरा था, उसमें दूसरा चबूतरे का निर्माण शुंग काल में कराया गया था और शुंग काल में लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट भी किया गया था। लेकिन ये इसका दूसरा प्रमाण ये भी है कि उसमें चार दीवारी का और प्रवेश द्वार जो है सांची के स्तूप में वो शुंग काल में निर्मित कराए गए थे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश के जो शासक थे सिमुक कहते हैं, उसका संस्थापक भी माना जाता है। विदिशा के जो शासक कणों को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और सिमुक के जो प्रपौत्र था सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा तथा नर्मदा घाटी जिसको अनूप तक अधिकार कर लिया था और गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वल्सरी के पूना तथा नासिक के शिलालेखों में अनूप अर्थात निमाड़, आकार अर्थात पूर्वी मालवा तथा अवंती यानी पश्चिमी मालवा पर विजय का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से अभिलेख में? पूना और नासिक के अभिलेखों में इनकी विजय का उल्लेख मिलता है। वहीं गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार के शिलालेख में भी किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख किस स्तूप में किया गया है या फिर किस शिलालेख में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार के शिलालेख में भी किया गया है। वहीं सातवाहन शासकों में राजा सिरसात के नामांकित सिक्कों या नामांकित जो सिक्के थे उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर तथा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के जो सिक्के थे वो भिलसा और देवास से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो
वशिष्ठी पुत्र पुलमामी जो राजा था उसके सिक्के कहाँ से मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं? तो भिलसा एवं देवास से प्राप्त हुए हैं। और वहीं अंतिम सातवाहन शासक यज्ञ श्री सातकर्णी जो था उसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है विसनगर, तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और त्रिपुरी जो कि जबलपुर क्षेत्र है वहां से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है शीशे के सिक्के किसने जारी किए? तो सातवाहन शासकों ने प्राप्त किए। और वो मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले? तो त्रिपुरी से मिले थे। ठीक है। उसके बाद अगले शासक थे हिंद यवन शासक। तो मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में मिनांडर जो था उसके सिक्के बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। यानी मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिलेंगे मध्य प्रदेश में? तो बालाघाट जिले से प्राप्त हुए हैं। उसी काल में रोमन सिक्कों जो थे या रोमन शासकों के सिक्के मंदसौर जिले के आवरा से प्राप्त हुए हैं। मिनांडर के सिक्के बालाघाट से, वहीं रोमन शासकों के सिक्के मंदसौर जिले के आवरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर देखते हैं शक वंश के बारे में। तो जो कार्दमक वंश के चष्टन तथा उसके पौत्र रुद्रदामन के नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का प्रादुर्भाव जो हुआ था, उन्हें गौतमो पुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान से जीते गए सभी क्षेत्रों पर अपना आधिक्य स्थापित कर लिया। ठीक है। अब जब यहाँ पे स्थापित कर लिया अपना अधिकार, फिर रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, बहुत बार पूछा गया कि जूनागढ़ अभिलेख किसे संबंधित है? तो शक राजा रुद्रदामन संबंधित है के अनुसार रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार परास्त कर अन्य प्रांतों के साथ पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा और मस्मती के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया था। ध्यान रखना है कि रुद्रदामन जो था उसने जूनागढ़ अभिलेख में ये बताया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसने 2 बार पराजित किया था और मालवा और महिष्मती के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया था। इस बात की जो पुष्टि है वो टालमी द्वारा चष्टन को ओजेन या उज्जैनी का राजा बताए जाने से भी होती है। यानी चष्टन को उन्होंने उज्जैन का राजा बताया था। और वहीं कार्दमक वंश का संस्थापक चष्टन काठियावाड़ एवं उज्जैन में शासन करता था। यानी चष्टन कहाँ शासन करता था? तो काठियावाड़ उज्जैन में शासन करता था, जिसकी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। क्या थी राजधानी? इसकी राजधानी उज्जैनी थी। और क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि चष्टन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर पूछे कि शक वंश से संबंधित सिक्के शिवपुरी, सांची, सिवनी व बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछ दे कि शक वंश के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है शिवपुरी, सांची, सिवनी और बेसनगर विदिशा से प्राप्त हुए हैं। वहीं शक जो थे, शक क्षत्रपों का उल्लेख जो है वह उज्जैन से तथा महाक्षत्रप रुद्रसिंह का शिलालेख खेर खेड़ी जो शाजापुर से मिला है। क्या कहा? शक क्षत्रपों का अभिलेख उज्जैन से तथा महाक्षत्रप रुद्रसिंह का शिलालेख खेर खेड़ी शाजापुर से मिला है। वहीं श्रीधर बर्मन का अभिलेख एरण तथा सांची के समीप काना खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। बहुत बार पूछा जा सकता है कि काना खेड़ा क्यों फेमस है? तो आपको बताना है श्रीधर बर्मन के अभिलेख एरण और सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। यानी या फिर क्वेश्चन पूछ दे कानाखेड़ा अभिलेख किस जिले में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। तो ये हमने देखा शकवंश, जिसमें हमने राजा रुद्रदामन के बारे में देखा, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखा, उन्होंने सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था। और चष्टन के बारे में देखा, चष्टन जो कि उज्जैन का राजा था और इसकी राजधानी उज्जैनी थी ठीक है। और इसके सिक्के उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त हुई है। सारी चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक है। अब हम देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश का जो महान शासक था, वैसे तो इसका आपको कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, फिर उसके बाद आप कनिष्क में आते हैं। तो उसका जो सबसे महान शासक था कनिष्क 78 से 101 ईस्वी के बीच ने उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों, जिसको आप शक कहते हैं, शकों को युद्ध में पराजित किया था और मालवा का कुछ भाग शकों से छीनकर अपने में शामिल कर लिया था। और शहडोल से कुषाण शासकों के लगभग
757 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 324 सिक्के कनिष्क प्रथम के थे। ठीक है। फिर कुषाण शासक बिंब कदफिसस का एक सिक्का विदिशा से भी प्राप्त हुआ है। कनिष्क के सिक्के झाझापुरी, शहडोल तथा हरदा से प्राप्त हुए हैं। वहीं वासुदेव प्रथम का तांबे का एक सिक्का जबलपुर तेवर से भी प्राप्त हुआ है, परंतु वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी का मध्य प्रदेश में शासन का प्रमाण नहीं मिलता है, ये भी याद रखना है। और कुषाणकालीन अभिलेखों में कनिष्क का सांची अभिलेख तथा जबलपुर के भेड़ाघाट से 2 मूर्ति लेख भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखना इसको। फिर आता है आपका नागवंश। तो नागवंश का मध्य प्रदेश से क्या संबंध था? तो कुषाणों के पतन के पश्चात नागवंश के शासकों का उत्कर्ष हुआ और नागवंश की स्थापना विदिशा में हुई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागवंश की स्थापना कहाँ हुई है? तो विदिशा में हुई थी और यहाँ से नागवंश की शाखाएं पद्मावती, ग्वालियर तथा मथुरा में स्थापित हुई। ठीक है। और बेसनगर से नाग शासकों के तांबे के सिक्के तथा पद्मावती से नाग शासक गणपति एवं भीम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है पद्मावती किसका पुराना नाम है? तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर का। ठीक है। फिर आता है आपका आभीर वंश। तो सातवाहनों के अधीन आभीरों ने खानदेश बुरहानपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आभीर वंश ने कहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो बुरहानपुर में। 250 ईस्वी के नासिक शिलालेख के अनुसार आभीर साम्राज्य का संस्थापक ईश्वर सेन था। ठीक है, कौन था संस्थापक? क्वेश्चन पूछ सकता है, ईश्वर सेन। आभीरों ने अनूप प्रदेश यानी निमाड़ एवं मालवा को अपने आधिपत्य में ले लिया तथा उनके पतन के पश्चात इन प्रदेशों के आभीर सामंतों द्वारा बाका टोकों की अधीनता स्वीकार कर ली गई। ठीक है, आपको बाद में मिलेगा गुप्त वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी जो बेटी थी उसकी शादी होती है बाकाटक नरेश से। ठीक है, आगे मिलेगा। फिर आगे आप पढ़ते हैं बोधि और मठ, बोधि और मग के बारे में देखते हैं। तो दूसरी तीसरी शताब्दी में जबलपुर के त्रिपुरु में बोधि शासकों का शासन था। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के जो मृण मुद्रांकन प्राप्त हुए हैं उनमें से इस वंश के 4 शासक श्रीबोधि, वसुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि के नाम ज्ञात हुए हैं। मध्य प्रदेश संबंधित है इसलिए याद रखना है। बोधि कहाँ पे थे? तो जबलपुर में। ठीक है। अब लगभग इसी समय मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर मध्य वंश के शासकों का आधिपत्य था और इस मगध वंश का जो शासक था उसका प्रथम शासक भीमसेन था तथा अन्य प्रसिद्ध राजा भद्रमघ और शिवमघ थे। और बोधि तथा मगध वंश के शासकों के सिक्के, मुहर एवं शिलालेख जो थे वो कौशाम्बी जो था क्षेत्र एवं भीटा के अतिरिक्त बांधवगढ़ उमरिया जिला में जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मगधवंशी राजाओं ने कुषाणों का अत्यधिक प्रतिरोध किया। ठीक है, हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे कि कुषाणों का अत्यधिक प्रतिरोध किस वंश के राजाओं ने किया? तो मगधवंशी राजाओं ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाकाटक वंश। बाकाटकों का जो मूल स्थान था वो बुंदेलखंड था। पुराणों में बाकाटक राजवंश के संस्थापक बिंध्य शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया। ठीक है, बिंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, उसके समय बाकाटक राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। कितना दूर तक इनका साम्राज्य था। प्रवरसेन प्रथम के पौत्र गौतमी पुत्र का पुत्र रुद्रसेन प्रथम के राज्य में जबलपुर तथा बालाघाट जिले भी शामिल थे जो उसके पूर्व अभियान में विजित किए गए थे। वहीं रुद्रसेन प्रथम की राजधानी नागपुर थी। क्वेश्चन पूछ सकता है नागपुर किस बाकाटक वंश की राजधानी थी? तो रुद्रसेन प्रथम। फिर उसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से किया था। मैंने अभी बताया था किया था। प्रभावती के पुत्र प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवरपुर स्थापित किया था।
उसके शिलालेख बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। प्रवृत्त सेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन को बस्तर के नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय था, जिसका शिलालेख बालाघाट जिले से मिलता है। तो ये हमने बात की। यहाँ पे आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, उनकी पुत्री जो थी प्रभावती, उसका विवाह किससे हुआ था, और इस वाकाटक वंश के राजाओं के नाम आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आपको जो गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश में अब आपको क्या क्या देखना है, ये हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में गुप्त वंश का संबंध हम आगे देखते हैं। ठीक है।